ये ईवीएम को लेकर धरना प्रदर्शन भी है, ये किसानों के मुद्दों पर भी धरना प्रदर्शन है, या आरक्षण को भी लेकर धरना प्रदर्शन भी है। ये नहीं, हमारी मांगे हैं कि केंद्रीय स्तर पर पहले जातिवार जनगणना करवाई जाए, जातीय आंकड़ों के आधार पर संख्या अनुपात की भागीदारी सुनिश्चित, किसानों की फसल खरीद पर एमएसपी गारंटी कानून लागू, किसान मजदूरों का संपूर्ण कर्जा मुक्त किया जाए और ईवीएम को हटाकर के बैलेट से चुनाव कराया जाए। हमारी मांगे हैं कि केंद्रीय स्तर पर पहले जातिवार जनगणना करवाई जाए, जातीय आंकड़ों के आधार पर संख्या अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित हो, किसानों की फसल खरीद पर एमएसपी गारंटी कानून लागू, किसान मजदूरों का संपूर्ण कर्जा मुक्त किया जाए और ईवीएम को हटाकर के बैलेट से चुनाव कराया जाए। तो लखनऊ आपने क्यों चुना, अन्य प्रदेश को क्यों नहीं चुना? आपकी सरकार है, सरकारें ये कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो ये मेढक की बरसात की मेढक की तरह उभर कर रखी है। आप खुद गलती कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, आशीर्वादी व्यवस्था को लागू कर रहे हैं, संविधान में लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तब बरसाती में जब लोग आ जाते हैं। अगर इतिहास में जाओगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन आया है, इसलिए हम बात नहीं करना चाहते। हमारा जो कलम भी उनकी है, अखबार भी उनका है, जो चाहेंगे लेकिन सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। जो सर आप बताइए, देश का जो हजारों करोड़ लेकर आगे हुए भगोड़े हैं तो जेल छोड़ करके पैसा लूट के भाग गए, वो भगोड़ा ही तो है। ये कहा जा रहा है कि आप समाज को बांटने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे मोदी जी है, योगी जी है, मैसेज करने का तो रहे, अब रामराज आ गया और आज ही किसी आदिवासी के सर पर मुक्त किया जाए, किसी महिला के ऊपर जो है लाइट में गलत कर दिया जाए, अगर ये परिभाषा हो सकती है कि किसी पुलिस को गोली चलने पर मार दिया जाए, किसी बच्चे को पानी का मटका छूने पर मार दिया जाए, किसी बहन का हाथरस में बलात्कार करके दलित जाति का होने की वजह से मार दिया जाए, पुलिस बानों की हत्यारों का फूलमाला से स्वागत किया जाए, अगर रामराज की घटना हो सकती है कि दलितों और मुस्लिम से उनका अपराध छीन लिया जाए, हमें हम लोगों का ऐसा रामराज नहीं चाहिए। हम नमस्कार, मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। आप देख रहे हैं सैनित्या न्यूज़ नेटवर्क। मैं इस समय लखनऊ के इको गार्डन में आया हूँ, जहाँ पर अनिश्चितकालीन एक धरना प्रदर्शित किया जा रहा है। और ये धरना है, ये दिल्ली से लेकर संपूर्ण भारत में ही धरना प्रदर्शन है। ये ईवीएम को लेकर धरना प्रदर्शन भी है, ये किसानों के मुद्दों पर भी धरना प्रदर्शन भी है, ये आरक्षण को भी लेकर धरना प्रदर्शन भी है। ये कहीं ना तो कहीं तानाशाही मोदी सरकार और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन है। इसी क्रम में हमारे साथ जो यहाँ पे तस्वीरें लगाई गई हैं, कई सारे महान विभूतियों की तस्वीरें हैं। इन्होंने भी अपने संघर्ष करते हुए ओबीसी माइनॉरिटी के लिए धरना प्रदर्शन किया। ईवीएम हटाओ को लेकर के आज फिर से इनका दल एक संपूर्ण धरना प्रदर्शन में लगा हुआ, किसानों की बात करने के लिए लगा हुआ है, मजदूरों को संपूर्ण कर्जे से मुक्त कराने के लिए धरना प्रदर्शन लगा हुआ है। और हम जानेंगे इसी क्रम में यहाँ पे की अध्यक्षता कर रहे हैं अनुरुद्ध सिंह से कि इनकी आने वाली रणभूमिका क्या रहेगी और आज जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को चेताना चाहते हैं, तो उनकी उचित मांगे क्या क्या है। तो हमारे साथ में है यहाँ की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री अनुरुद्ध सिंह जी। बताएं सर, जो आप आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे मैसेज क्या देना चाहते हैं पूरे आवाम को, पूरे भारत के लोगों को? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा जो है क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। हम अपनी संवैधानिक मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि केंद्रीय स्तर पर पहले जातिवार जनगणना करवाई जाए, मंडल कमीशन जिसकी 38 सिफारिशें शेष हैं, संपूर्ण तरीके से उसको लागू किया जाए, जातीय आंकड़ों के आधार पर संख्या अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित हो, किसानों की फसल खरीद पर एमएसपी गारंटी कानून लागू हो, किसान मजदूरों का संपूर्ण कर्जा मुक्त किया जाए और ईवीएम को हटा करके बैलेट से चुनाव कराया जाए, क्योंकि ईवीएम पर लोगों को, देश की जनता को संदेह है। रोज धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और लोकतंत्र में अगर जनता को किसी भी व्यवस्था पर संदेह है या सिस्टम पर संदेह है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी संदेह को दूर करें, उनको विश्वास में लें, उनको भरोसा दिलाएं कि सरकार उनके हितों के साथ खड़ी है, उनके हितों के साथ कुठाराघात नहीं होने देगी, वो गारंटी लेती है। तो लखनऊ आपने क्यों चुना, अन्य प्रदेश को क्यों नहीं चुना? आपके संगठन के कई लोग दिल्ली में भी इस चीज को क्यों लेकर कई सारी मांगों को लिया है, तो क्या वहां से आकर के लखनऊ में ऐसा क्यों आपने? देखिए, हमने कई प्रदेशों में इसको लेकर के मांग लगातार जारी रखी है, उठाई हुई है और हर जगह हमारे लोग मांग कर रहे हैं। लखनऊ हम इसलिए यहाँ पर चुने हुए हैं क्योंकि मेरा जो होम स्टेट है यूपी है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, इसलिए अपने स्टेट के अंदर। यूपी में कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हूँ।
और इसीलिए हमने इसको चुना हुआ है, क्योंकि हमारे प्रदेश की राजधानी है, हम यहाँ से मांग उठाएंगे। बाकी रहा सवाल दिल्ली का, तो वहाँ हमारे लोग हैं और जब उन्हें हमारी जरूरत होगी तो हम दिल्ली मोर्चे पर भी जहाँ आवश्यकता लगेगी, चाहे गाजीपुर बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर है, जो भी है वहाँ हम पहुँचेंगे। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर है, पहुँचेंगे वहाँ पर और पूरी मजबूती के साथ हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। तो जो आप वर्तमान सरकार को मैसेज क्या कर रहे हैं, जैसे कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और आपका जो धरना है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ में अन्य प्रदेश के भाजपा की सरकारों के जहाँ पे चल रही वहाँ पे भी प्रदर्शित हो रहा है, तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग से पहले एक बार, चुनाव होने से पहले एक बार प्रदर्शित करने से सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर मांगे नहीं मानेंगे तो आने वाले समय इनके लिए गंभीर रहे? देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है और बीजेपी सरकारें जहां है वहीं धरने का सवाल है, पहला यह है कि चुनाव को लेकर के ईवीएम का मुद्दा है, क्योंकि अब चुनाव होना है तो वोट पड़ना है, तो ईवीएम का सवाल चुनाव से पहले उठाया जाएगा। ये तो कोई इनका सत्ताधारी जो सरकारें हैं कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो ये मेढक की, बरसाती मेढक की तरह उभर कर रखती है, वापस आ जाते हैं अपने मांगों को लेकर। कहीं ना तो कहीं ये विपक्ष का बनाई हुई भूमिका होती है। अगर ऐसा उनका कहना है तो इन मांगों को पूरा करके विपक्ष को धराशायी कर दे। जब मांगे ही नहीं रहेंगी तो कोई बरसाती मेढक की तरह आएगा ही नहीं, ना विपक्ष किसी को ला पाएगा। आप जनता को झूठ बोल करके भ्रमित नहीं कर सकते हैं। आप खुद गलती कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, फाशीवादी व्यवस्था को लागू कर रहे हैं, संविधान और लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तब बरसाती मेढक की तरह लोग आ जाते हैं। ये हमारा हक अधिकार है, कोई भीख नहीं है, तुमसे नहीं मांग रहे हैं। हम देश में अपना हक मांग रहे हैं। 90% वंचित समाज अपने हक हिस्सेदारी की मांग कर रहा है। जो हमारा हक बनता है, इस देश को हमारे पुरखों ने बनाया, सजाया, संवारा है, आपने नहीं बनाया है। अगर इतिहास में जाओगे तो पता चल जाएगा कि कहां से कौन आया है, इसलिए हम उससे बात नहीं करना चाहते। इतिहास तो गलत लिखा गया, इनका मानना है कि इतिहास गलत लिखा गया, उसको नए तरीके से रूपांतरण करने के लिए और खुद अपना योगदान कर रहे हैं। कलम भी उनकी है, अखबार भी उनका है, जो चाहे लिख दे, लेकिन सच्चाई थोड़ा ना बदल जाएगी। जो सच है सच वही रहेगा। इस देश का जो 90% बहुजन मूल्यवासी हक वंचित क्षमता मूलक समाज है वो जागरूक और संचित हो रहा है, जिससे इनके पेट में दर्द हो रहा है। वो समाज अपना हक अधिकार मांग रहा है, वो अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है, सत्ता में, व्यवस्था में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, मीडिया में, नौकरियों में, हर जगह, व्यवसाय में। इस चीज से इनके पेट में दर्द हो रहा है। आप सोचिए, हमने कहा है कि ओबीसी, एससी, एसटी का व्यवसायिक लोन में 90% आप कोटा फिक्स करो, तो इसको इस बात से भी दर्द है कि भाई ये तो कोई मांग नहीं है, कहाँ से आ गई, कोटा का क्या मतलब होता है? मतलब होता है क्योंकि जो आरबीआई के द्वारा बैंकों को अलग अलग कोटे में बिजनेस के लिए आवंटित करने के लिए पैसा दिया जाता है, वो पैसा हमारे लोगों को नहीं मिलता है। आप बताइए, देश का जो हजारों करोड़ लेकर भागे हुए भगोड़े हैं, जो इनके सैब में भागे, आप कैसे कह सकते भगोड़े हैं? देश छोड़ करके जो पैसा लूट के भाग गया वो भगौड़ा ही तो है। कौन हो सकता है? और जो ये माल्या है, नीरव है, ये भगोड़े नहीं है तो क्या है? भारत रत्न है क्या ये देश को छोड़ करके जो हमारे इस किसान मजदूर समाज की मेहनत की कमाई का टैक्स का हजारों करोड़ रुपया जो लूट के भागे हुए हैं, इन लुटेरों में, भगोड़ों में आप बताइए, 90% क्या कोई दलित है इसमें भगोड़े में? क्या कोई बैकवर्ड का आदमी है? क्या कोई मुसलमान है? क्या कोई आदिवासी है जो हजारों करोड़ लेके भागा हो? नहीं। उसके बावजूद भी हमारे लोगों को छोटी छोटी सहयोग रकम लेने के लिए सालों महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। तमाम तरह के जो आप बात कर रहे हो, कहीं ना तो कहीं मैसेज जा रहा है इनके द्वारा, ये कहा जा रहा है कि आप समाज को बांटने की भी कोशिश कर रहे हो। देखिए, ये जब समाज के बांटने का जहाँ तक सवाल है, आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आपका जो गांव है, कोई ना कोई गांव होगा, ठीक है, आपके गांव में एक बंदा बहुत अमीर है, साधन संसाधन संपन्न है, पैसे वाला है, नौकर चाकर है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी बंगले, सारी चीजें हैं। बाकी की जो आबादी है वो भूखी नंगी है। उसने अगर सुबह खा लिया तो उसके शाम की चिंता है कि रोटी कहाँ से लाएंगे, भाग रही है, कहीं मजदूरी मिल जाए, 100-200 रुपए का काम मिल जाए, बच्चों के लिए रोजी रोजगार ढूंढ लें, ठीक है। आप ये बताइएगा कि उस परिस्थिति में आप गांव को आप देश मान लीजिए, उस परिस्थिति में आप उस गांव या देश को संपन्न, समृद्ध, विकसित, विश्व गुरु कह पाएंगे? नहीं।
कब होगा? जब जो एक आदमी जिस कंडीशन में है उसी लेवल पर बाकी के भी गांव के लोग होंगे या देश के लोग होंगे, तब जाकर के वो देश विकसित देश कहा जाएगा, खुशहाल कहा जाएगा, समृद्ध कहा जाएगा। तो आप इतना बड़ा बात कर रहे हैं विकसित देश, खुशहाल देश, समृद्ध देश, तो कहीं ना तो कहीं ये दिख तो रहा है, बड़े बड़े मंचों से मोदी जी है, योगी जी है, मैसेज कन्वे कर तो रहे, अब रामराज आ गया। और आज ही के जो है ट्विटर पे लिखा गया कि हाँ अब आने वाले 1000 साल पे रामराज की स्थापना हो चुकी उनके लिए राम राज्य हो सकता है। अगर सभी के लिए, मतलब उनके द्वारा ट्विटर किया, अगर जो है राम राज्य की परिभाषा या परिकल्पना ये है कि किसी आदिवासी के सर पे मूंछ दिया जाए, किसी महिला के ऊपर जो है फ्लाइट में टॉयलेट कर दिया जाए, अगर ये परिभाषा हो सकती है कि किसी दलित को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाए, किसी बच्चे को पानी का मटका छूने पर मार दिया जाए, किसी बहन का हाथरस में बलात्कार करके दलित जाति का होने की वजह से मार दिया जाए, ये यदि रामराज की परिभाषा ये परिकल्पना हो सकती है कि बिल्किस बानो के हत्यारों का फूलमाला से स्वागत किया जाए, अगर रामराज की ये परिकल्पना हो सकती है कि दलितों और पिछड़ों से उनका अधिकार छीन लिया जाए, हक की मांग करने वालों पर लाठी डंडे बरसाए जाएं, ये हो सकता है अगर कि योगी जी ये घोषणा कर दें कि प्रदेश के अंदर कोई हड़ताल करेगा तो गैर जमानती वारंट जारी करके तत्काल उठा लिया जाएगा बिना FIR के। अगर ये राम राज्य है तो ये राम राज्य उनको मुबारक है। हम लोगों का ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। हम क्षमता मूलक समाज चाहते हैं। हम रविदास कबीर का बेगमपुरा चाहते हैं जिसमें सब समान हो, सबको समान अधिकार हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, बंधुता हो, भाईचारा हो, न्याय हो, सम्मान हो, स्वाभिमान हो, ऊंच नीच ना हो, छुआछूत का भेदभाव ना हो, एक दूसरे के प्रति नफरत की खाई ना हो, हिंदू मुसलमान ना हो, जाति पात ना हो, सबको समानता का अवसर मिले। अगर ये है तो मैं इस ऐसे जो है बेगमपुरा की परिकल्पना करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं उस रामराज को कभी भी स्वीकार करने वाला व्यक्ति नहीं जिसमें हमारे लोगों के साथ अत्याचार होता हो। तो जो आप अत्याचार बता रहे, बिल्किस बानो का मुद्दा उठा रहे, दलित के मुद्दे को उठा रहे, तो आने वाली सरकार बोल तो रही जिसने जैसा किया उसको हमने जेल में डालने की कोशिश की, उसको सजाए दिलाने की कोशिश की, और क्या चाहिए रामराज में? फिर किसको सजा दिलाई? बिल्किस बानो के जो भी थे अब दोबारा पुनः जेल जा रहे हैं। जो आप दलित के मुद्दे को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, MP के मुद्दे उनको भी सजा मिली है। आप ये देखिए, जब ये मैसेज तो जाहिर है ना, कथित उच्च जातियों द्वारा वंचित वर्ग के ऊपर अत्याचार हुआ और अत्याचारियों के समर्थन में कौन लोग खड़े हुए? BJP RSS के लोग। जब जो है एक मुस्लिम समुदाय की 12 साल की बेटी का कश्मीर के मंदिर में ब्राह्मण पुजारी द्वारा बलात्कार किया जाता है तो उसके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, उसके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। बिल्कुल ये रामराज हो सकता है क्योंकि राम के राज्य में ही शूद्र शंभू ऋषि की हत्या हुई थी। निश्चित तौर पे ये रामराज हो सकता है उनके हिसाब से, लेकिन हमारे लिए हमें रामराज नहीं चाहिए। हमें संविधान के अनुरूप चलने वाला लोकतांत्रिक राष्ट्र चाहिए जिसमें सबके लिए समानता, न्याय हो, सबको शिक्षा का अधिकार हो, अपने तरीके से जीवन को जीने का हक हो, न्याय हो। हम उस राज्य की परिकल्पना करते हैं, रामराज की नहीं। सुनी सुनाई बातें, हमने तो रामराज को देखा ही नहीं, कैसे मानना है? तो क्या लगता है कि इस प्रकार के धरने से कुछ निवारण निकलेगा आपके द्वारा? कुछ मैसेज जाएगा क्या? देखिए, हमारा प्रयास है लोकतंत्र और संविधान की जो हत्या की जा रही है, हम उसके खिलाफ एक मजबूत स्तंभ की तरह हमारे साथियों के साथ यहाँ बैठे हुए खड़े हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। EVM का मुद्दा आप उठा रहे हैं कि EVM के माध्यम से? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ है हम। जब बड़ी बड़ी विकसित कंट्री EVM के थ्रू सुनने में आ रहा है कि कराची कोई लाइव मीडिया का दिखाना नहीं चाहती। से वोट होता हो। जापान EVM को विकसित करने वाली कंट्री है। जापान में क्या EVM से वोटिंग होती है? पता है आपको? नहीं होती है। USA में होती है, नीदरलैंड में होती है, फ्रांस में, जर्मनी में। एक देश का नाम तो बताइए विकसित का जो EVM से वोटिंग कराता हो। समय की बचत है ना, जल्दी रिजल्ट आना हो। समय की बचत का मामला नहीं है। आप ये सोचिएगा, आप ये समय बचेगा तो जल्दी देश विकसित होगा, उनका तो यही मानना है। सवाल समय की बचत का नहीं है, सवाल लोकतंत्र की रक्षा का और जन भावनाओं के सम्मान का, उनके भरोसे का है। अगर आप ये सोचो कि
कि चुनाव जो सरकार चुनाव होता है 6 महीने तक प्रचार में ये सब निकल जाता है, 5 साल सरकार चलती है। उस 5 साल की सरकार को बनाने के लिए आपको इतनी जल्दबाजी क्या है कि सब तत्काल चाहिए? आप आज इतनी व्यवस्थाएं हैं कि बैलेट की भी काउंटिंग जो है ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह के अंदर पूरी हो सकती है, 24 घंटे में भी हो सकती है अगर सरकार चाहे तो। पूरा सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी अगर समय का सवाल है तो 1 सप्ताह इंतजार करने में 5 साल की सरकार चुनी जा रही है जो देश को चलाएगी, राज्य को चलाएगी, राष्ट्र के हित के फैसले लेगी, जनहित के फैसले लेगी। उस सरकार को चुनने की जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे तो है उनके पास, वो आपसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, वो इसीलिए तो रखे हैं। ज्ञान रखते हैं, लेकिन हम बुद्धिजीवियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनतंत्र की भावनाओं की, उसकी जो अधिकार है उसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र में जनता के अधिकार सुरक्षित नहीं है, जनता को विश्वास है, जो मत का अधिकार लोग रखते हैं, जो वोटर्स हैं, वोटर्स अगर संदेह में है कि हमने जहां वोट दिया वहां नहीं जा रहा है, तो फिर ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की, चुनाव आयोग की बनती है कि वोटर्स को विश्वास दिलाए कि आपने जहां वोट दिया वहां गया है। इसमें कहाँ तकलीफ है? आप विश्वास दिला दीजिए, प्रूव कर दीजिए कि कोई बेईमानी ईवीएम से नहीं होती है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम ईवीएम को हैक कर सकते हैं, आप हमें मौका दीजिए, क्यों नहीं आप उनको मौका दे रहे हैं? या तो आप झूठे होंगे या वो झूठे हो जाएंगे, जनता के सामने सच आ जाएगा, उसके बाद ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। अगर आप वो जो हैकर्स हैं, जो हैक करने की बात कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो कह रहे हैं हम हैक करके दिखा देंगे, अगर आप उनको मौका दे देते हो और वो हैक करने में असफल रहते हैं तो ये मुद्दा ऑटोमेटिक खत्म है। लेकिन अगर वो हैक करने में सफल हो गए तब फिर तो आप बदलोगे ना, हटाओगे ना, इसको पहले चलाओगे। तो सवाल यहाँ पर सिर्फ इतना है कि जनता का भरोसा कायम रखना ये सरकार और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। जनता तो लगातार चार बार उसको जो चुन चुकी है, लगातार सरकारें बनती आ रही। पहली बार जो योगी सरकार उत्तर प्रदेश में किसी ने 2 बार सरकार, हम हजारों गाँव में गए हैं पिछले 2 साल के अंदर। जनता खुश है, इसीलिए वोट कर रही है। जहाँ भी गए हैं वहाँ लोगों ने यही कहा कि वोट तो हमने दिया नहीं, पता नहीं कैसे जीत गए, हमने वोट ही नहीं दिया, पता नहीं कैसे जीत गए। तो फिर ये जो सवाल उठ के आ रहे हैं कि वोट नहीं दिया तो सीधा ईवीएम पे जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ईवीएम के जरिए बेईमानी हो रही है। वही जनता जो इसको आप वोट देने को बता रहे हैं, वही जनता जो है ईवीएम के खिलाफ मांग कर रही है। पढ़ लिख करके आपको कैसे संदेह लग रहा कि ईवीएम के खिलाफ है? लोग कह रहे हैं नहीं, ईवीएम से नहीं सही है। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपने नासा के द्वारा जो चंद्रयान भेजा गया, ठीक है, आपके इसरो के द्वारा, सॉरी, चंद्रयान जो है बगैर तारों के यहाँ से आप कंट्रोल करते हो, यहाँ से भेजते हो, कोई वहाँ तार रस्सी तो नहीं बंधी है ना उसके यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, तो उसका खराबी कुछ हो गई तो आप यहीं से बैठे बैठे रिपेयर कर दे रहे हो। वहाँ इंजीनियर जा ही नहीं रहा उसको खोल के देखने के लिए, सब कुछ यही हो जा रहा है ना। आपके इसके जरिए ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक ही है, इसमें कुछ तार है क्या? बिना तार के पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? वॉइस क्लियर आ रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। सेल फोन के जरिए बिना तार के मैसेज जा रहा है, व्हाट्सएप मैसेज हो रहा है, चैट हो रहा है, बातचीत हो रही है। आपका जो मोबाइल रहता है, मोबाइल छोड़िए, जो दीवार घड़ी रहती है उसमें कुछ नहीं होता, से बड़ा होता है ना, उसमें कोई तार, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं होता ना। बहुत बारीकियों से आप बता रहे हैं, कुछ नहीं होता है। तो उसमें जब आप अलार्म सेट करते हैं कि 5 बजे अलार्म बजना है, तो आखिर वो कैसे 5 बजे बजता है? वो अलार्म 5 ही बजे क्यों बजता है? वो 6 बजे क्यों नहीं बजता है? आपने अगर 5 का सेट किया तो 5 ही को क्यों बजता है? वो आगे पीछे क्यों नहीं बजता? उसमें तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है नहीं। सरकार कहती है कि नहीं हो सकता। जब आपकी सोचिए ना कि दीवार घड़ी तक जो है आपके हिसाब से आपने सेट किया, उस हिसाब चल रहा है। ईवीएम में जो ये कैंडिडेट का चुनाव चिन्ह होता है, ये कब सेट किया जाता है? तो क्या ये सब सेटिंग पहले से बनाने की कोशिश की गई है, बनाते आए हुए हैं? देखिए, टाइमर बहुत महत्वपूर्ण चीज है। टाइमर के जरिए ही अलार्म बजता है और टाइमर से बहुत कुछ हो सकता है। अगर मान लीजिए सेट कर दिया जाए कि हर 3 सेकंड में जो वोट पड़ेगा, 30 सेकंड वाला वो बीजेपी को जाएगा या कांग्रेस को जाएगा, सपा को जाएगा, बसपा को जाएगा, तो 30 सेकंड पे आप चाहे जिसका बटन दबाओ, जो सेट है वोट वहीं गिरेगा। और इसमें तो ये चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी संदेह किया था, तब वीवीपैट लगाया ना।
लेकिन वीवीपैट में जो पर्ची गिरती है 5-7 सेकंड के लिए दिखती है, उसके बाद वो पर्ची उसमें जाने के बाद क्लीन हो जाती है। तो पर्ची वो लगाई जाए क्लियर रहे। उसके बाद हम ये कहते हैं, आप मत बताओ, आप जो ईवीएम के जरिए वोट पड़ा है और वीवीपैट पर्ची जो गिरी है, उन दोनों की काउंटिंग कराओ। क्या लगता है सरकार आपकी बातों को मानेगी, मानने की कोशिश करेगी लगातार जिस प्रकार से आप? हम तो आशा करते हैं कि सरकार माने, और ये सरकार से निवेदन करते हैं कि भैया लोकतंत्र को बचाने के लिए ये जरूरी है कि जनतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। अगर जनता को संदेह है तो उसके संदेह को आप दूर करें, ताकि हमारे देश के लोग जो हैं वो गर्व से सर उठा करके कह सकें कि हमारे यहाँ लोकतंत्र सुरक्षित है। अभी जिससे आप सुनो वो कह रहा है कि लोकतंत्र का गला घोटा गया। विपक्ष के सत्ताधारियों को तो नहीं, विपक्ष के द्वारा आप लोगों को मनोनीत किया गया हो कि जा करके जगह जगह धरना प्रदर्शन करिए, ऐसा कुछ करें? अरे भाई आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ईवीएम को लेकर के बात कर रहे हो, किसानों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस देश में प्रदेश में कोई, राहुल गांधी भी यही बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के साथ खड़ी रहे, लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हो। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं देश में जातीय जनगणना हो, सबका हक अधिकार मिले और ईवीएम को हटाकर बैलेट लाया जाए, तो हम राहुल गांधी की भावनाओं की कद्र करते हैं, उनका सम्मान करते हैं कि कम से कम लोकतंत्र में विपक्ष में कोई एक व्यक्ति तो है जो कुछ बोल रहा है। लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार रही है वहां भी जनतंत्र के साथ जो है हित नहीं किया गया है, वंचितों के साथ हित नहीं किया गया है। तो अभी हम कांग्रेस पर पूरी तरह भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। क्या लगता है इतने लोगों में कुछ मैसेज जाएगा क्या आपको योगी सरकार तक या आपके अपने संगठन के अकॉर्डिंग? देखिए मैसेज तो जा ही रहा है, लगातार जा रहा है। पिछले 3-4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं इसको लेकर के, तो मैसेज जा रहा है, सब जगह मैसेज जा रहा है। बाकी तानाशाही सरकार है। कितना पैसा लिए हैं? पैसा जांच करवा लीजिएगा, जांच करवा लीजिएगा। डर नहीं लग रहा आपको? बाबा से डर नहीं लगता, बुलडोजर से बाबा से? ये क्या चीज होती है डर? ये क्या होता है? ईवीएम का मुद्दा उठा रहे, किसानों का मुद्दा उठा रहे, आपको लखनऊ ही मिला है। अरे भैया किसानों का बेटा हूँ, किसान मजदूर का बेटा हूँ। डरना हमने नहीं सीखा, सर पे कफन बांध के चलता हूँ। मौत को मैं अपनी सबसे वफादार महबूबा मानता हूँ। वो जब आती है तो धोखा नहीं देती है, बाकी तो सब गद्दार होते हैं, एक वही वफादार है। जीवन में जब भी आती है तो अपने यार को लेके जाती है। तो हम तो ऑल टाइम उसके इंतजार में रहते हैं, हम लोग डरते नहीं। चलिए इसी क्रम में मैं और लोगों से बात करता हूँ। रामराज आ गया, स्थापित हो गया है, ठीक है। हर महिला को एक सम्मान उज्ज्वला योजना दिया गया, घर दिया गया है, और कहीं ना तो कहीं रोजगार की बात हो रही, करोड़ों को रोजगार दिया गया। आपको नहीं लगता कि रोजगार मिला है महिलाओं को? कौशल्या का दर्जा मिला है, ठीक है, सीता माँ का दर्जा मिल रहा है, तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ रामराज आया है? बिल्कुल, अगर ऐसे रामराज की कल्पना अगर भाजपा कर रही है, जिस रामराज में मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, जिस रामराज में महिलाओं का रेप किया जाता है, तो बिल्कुल ऐसे रामराज की कल्पना हम नहीं करते हैं और ऐसे रामराज को कतई नहीं स्वीकार करते हैं। और रही बात युवाओं के रोजगार की, तो जब से ये सरकार आई है, अगर कोई निष्पक्ष भर्ती कराती हो जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ, आप बताइए कोई भर्ती उठा के? अभी जल्दी पुलिस की भर्ती हुई है जिसमें तमाम तरह के पेपर छात्रों को, मतलब प्रशासन को आंसर की जारी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लड़का कह रहा है कि हम कोई जरूरत नहीं है आंसर की, तो हम रट के जा रहे हैं, जाके लिख देंगे। ये हालत है। चलिए इसी क्रम में हम फिर से इनके नए मुद्दे, नए भविष्य के साथ में नए लोगों को साथ में बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते हैं सनित्या न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये ईवीएम को लेकर धरना प्रदर्शन भी है, ये किसानों के मुद्दों पर भी धरना प्रदर्शन है, या आरक्षण को भी लेकर धरना प्रदर्शन भी है। ये कहीं हमारी मांगे हैं कि केंद्रीय स्तर पर पहले जातिवार जनगणना करवाई जाए, जातीय आंकड़ों के आधार पर संख्या अनुपात की भागीदारी सुनिश्चित हो, किसानों की फसल खरीद पर MSP गारंटी का लागू, किसान मजदूरों का संपूर्ण कर्जा मुक्त किया जाए और ईवीएम को हटाकर के बैलेट से चुनाव कराया जाए। हमारी मांगे हैं कि केंद्रीय स्तर पर पहले जातिवार जनगणना करवाई जाए, जातीय आंकड़ों के आधार पर संख्या अनुपात की भागीदारी सुनिश्चित हो, किसानों की फसल खरीद पर MSP गारंटी का लागू, किसान मजदूरों का संपूर्ण कर्जा मुक्त किया जाए और ईवीएम को
हटा करके बैलेट से चुनाव कराया जाए। तो लखनऊ आपने क्यों चुना, अन्य प्रदेश को क्यों नहीं चुना? आपकी सरकार है, जो सरकार है कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो ये मेढक की बरसाती मेढक की तरह उभर कर रखती है वापस आती है। आप खुद गलती कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, फाशीवादी व्यवस्था को लागू कर रहे हैं, संविधान में लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तब बरसाती में जब लोग आ जाते हैं। अगर इतिहास में जाओगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन आया है, इसलिए हम बात नहीं करना चाहते। हमारा जो गलत कलम भी उनकी है, अखबार भी उनका है, जो चाहे लिख दे, लेकिन सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। जो सच आप बताइए, देश का जो हजारों करोड़ लेकर भागे हुए भगोड़े हैं, जेल छोड़ करके पैसा लूट के भाग गया, वो भगौड़ा ही तो है। ये कहा जा रहा है कि आप समाज को बांटने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे मोदी जी है, योगी जी है, मैसेज कन्वे करते रहे, अब रामराज आ गया और आज कि किसी आदिवासी के सर पे मुंह दिया जाए, किसी महिला के ऊपर जो है लाइट में गलत कर दिया जाए, अगर ये परिभाषा हो सकती है कि किसी दलित को गोली चलने पर मार दिया जाए, किसी बच्चे को पानी का मटका छूने पर मार दिया जाए, किसी बहन का हाथरस में बलात्कार करके दलित जाति का होने की वजह से मार दिया जाए, बिल्किस बानो के हत्यारों का फूलमाला से स्वागत किया जाए, अगर रामराज की घटना हो सकती है कि दलितों और से उनका अधिकार छीन लिया जाए, हमें हम लोगों का ऐसा रामराज नहीं चाहिए। हम